हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर है। पहले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बता दिया और वर्णमाला क्या है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस सब के बारे में मैंने बता दिया है। ये है आज सेकंड वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे, मैंने स्वरों के प्रकार शुरू किए थे। तो स्वर का पहला प्रकार मैंने आपको बता दिया था उत्पत्ति के आधार पर, राइट। आज जिसको हमने मूल स्वर और संधि स्वर पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टाइप स्वर का, यानी मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार, राइट। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। समझिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व को हम लघु स्वर भी बोलते हैं इसी को, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो ह्रस्व स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो टाइम कम लगता है, जैसे अ, ई, उ। इनमें क्या है? कम समय लग रहा है, राइट। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में क्या है? उच्चारण में स्थान, जो उच्चारण होता है उसमें समय क्या लगता है? अधिक लगता है उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में। जैसे आ, ई, बड़ी जिसे बोलते हैं, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके दीर्घ हैं, राइट। क्या है? दीर्घ। ओके। नेक्स्ट हम इसमें री भी आ जाएगा, आप बात करें, ये भी आ जाएगा, राइट। ये भी किसमें? ह्रस्व में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की हम बात करें तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों की तुलना में ही अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। ये ऐसे होते हैं, इनका प्रयोग कब होता है? ये केवल आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। जब हम किसी को तेज आवाज में बुला रहे होते हैं, या आपने देखा होगा जो रामलीला रंगमंच वगैरह पर जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अभिनय कर रहे होते हैं, तो उस समय जो हम यूज करते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर का यूज होता है, राइट। क्लियर है? तो बस ये एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। उच्चारण या मात्रा के ह्रस्व क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ में जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, प्लुत जिनके उच्चारण में इन दोनों से भी अधिक समय लगता है, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप हम देखते हैं स्वरों का जीव के प्रयोग के आधार पर, राइट। जीव के प्रयोग के, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। कैसे? समझिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। मतलब जो जीव है, कुछ स्वर ऐसे हैं जो जीव के आगे के भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम अग्र स्वर बोलते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जो जीव के मध्य भाग से बोले जाएंगे, और कुछ स्वर ऐसे हैं जो जीव के पश्च भाग से बोले जाएंगे, राइट। तो अग्र स्वर वाले कौन कौन से हैं? ये हैं इ, ई, ए, आए। ये ई जब आप बोल के देखिए, इनको उच्चारण करके देखिए, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप उच्चारण करके देख लीजिए, इ, ई, ए, आए। तो जीव का जो है अगला भाग है वो यूज होगा अ में आप देखेंगे तो जीव का जो मध्य भाग है वो यूज होगा अ। और पश्च स्वर में आप देखेंगे तो आ जैसे ही बोलोगे तो जीव के पीछे भाग है, यानी गले से आवाज आएगी आ, ओ। तो गले से आवाज आ रही है, मतलब जीव के पिछले भाग से आवाज आ रही है, ओ, औ, राइट। इनको बोल के देख लीजिए। तो ये जीव के प्रयोग के आधार पर हो गए। इनको बेटे उच्चारण करके देख लेना है आपको, इनको रटना नहीं है। कोई भी चीज़ क्या है? रटना नहीं है, केवल उच्चारण करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख दिए, ये जीव के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर पश्च स्वर हो गए। अब हम देखते हैं मुख के खुलने के आधार पर। किसके खुलने के आधार पर? मुख गुहा के खुलने के आधार पर। तो विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत, ये चार प्रकार के होते हैं। विव्रत का मतलब होता है ओपन, जिसमें मुंह पूरा खुल जाए, उसको हम विव्रत स्वर बोलेंगे। अर्धविव्रत जिसमें मुंह क्या होता है? मुख द्वार जो हमारा होता है वो आधा खुलता है। संव्रत में क्या होता है कि मुख द्वार पूरा बंद हो जाएगा बोलते वक्त। अर्धसंव्रत में मुख द्वार आपका आधा खुलेगा, जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार क्या होगा? सॉरी, आधा बंद होगा, राइट। दोबारा से समझें, विव्रत स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में मुंह पूरा खुल जाता है, उनको हम विव्रत कहते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है विव्रत स्वर कौन से होते हैं, तो मुंह पूरा। अर्ध विव्रत में मुंह जो होगा वो आधा खुलेगा। क्या खुलेगा? आधा उच्चारण करने। संव्रत यानी
उच्चारण करने में मुख है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अर्ध समृत में उच्चारण करने में मुख आधा बंद होगा। बस देख लीजिए, देखिए आप बोल के देख लिए आ, तो आ जैसे ही बोलते हो तो आपका मुंह इस तरीके से खुल जाता है जैसे कि उस मुंह में कोई लड्डू भी डाल सकता है। बोलते हैं ना, जब बच्चे से हम बोलते हैं कि बच्चे आ करो, तो उसको हम क्या चम्मच से दवाई अंदर डाल देते हैं बच्चे के मुंह में। तो आ करने पर क्योंकि मुंह पूरा खुल जाता है इसलिए हम उससे क्या कहलवाते हैं, आ। क्लियर, ओके। अर्ध विव्रत में देखिए तो इसमें आप छोटा आ बोले अ ए औ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख जो होता है वो उच्चारण करके आधा खुलता है, राइट। अ ए औ, अ ए औ, ठीक है। विव्रत आपको ध्यान रखना है, विव्रत में आ, फिर अर्ध विव्रत में ए, अ ए और औ, ऐसे। अब समृत में आइए, इसमें क्या है कि जो मुख है वो पूरा बंद हो जाएगा समृत में। तो ई देखिए मुख जो है बंद हो रहा है, ई उ ओ, मुख क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, राइट। अर्ध समृत में क्या होगा, ए ओ, आप देखिए ए ओ, यानी मुख जो है आधा समृत होगा, सेमी क्लोज होगा, राइट। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इस चीज़ को रट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। वो किसके, मुख के स्थिति के आधार पर था, ये ओठों की, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, यानी अधरों की स्थिति के आधार पर, राइट, यानी लिप्स की स्थिति के आधार पर। तो देखिए व्रतमुखी कौन से होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, समझिए। यानी जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे कभी कभी हमारे होठ वृत्ताकार हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, और कभी कभी वो गोलाकार नहीं होते या वृत्ताकार नहीं होते। तो जब व्रतमुखी गोलाकार हो जाते हैं तो उसे व्रतमुखी बोलेंगे ऐसे स्वरों को, और जिनके उच्चारण में व्रत नहीं बनता है तो उनको अव्रतमुखी बोलते हैं। बोल के देखिए आप, इनको बोलिए अ, क्या होठ गोलाकार हो रहे हैं, नहीं, आ ए आई नहीं हो रहा है ना, होठों के गोलाकार नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, राइट। अब इनका उच्चारण करिए उ ओ औ, राइट। तो आपको पता चल गया। तो इसको बच्चे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप उच्चारण करके देख लीजिए। आपसे पूछता है तो आप उसका उच्चारण करके देखिए और आपको समझ आ जाएगा, उच्चारण सही से करना है, राइट। चलिए ये ओठों की स्थिति के आधार पर हो गया। अब हम आगे देखते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का प्रयोग। अब ये स्वर के टाइप चल रहे हैं। हवा, जब हम बच्चे उच्चारण करते हैं किसी स्वर का तो हवा हमारे मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। तो कुछ स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलेगी और कुछ स्वरों के उच्चारण में हवा क्या है, दोनों जगह से, नाक से भी और मुंह से भी। तो समझिए अनुनासिक, यानी अनुनासिक यानी इनके उच्चारण में जो हवा होती है वो कहाँ से, मुख और नाक दोनों जगह से निकलती है। और निरनुनासिक यानी केवल हवा कहाँ से निकलेगी बच्चे, हवा निकलेगी मुंह से बोलने पर, राइट। जब इनका उच्चारण करेंगे तो हवा कहाँ से निकलेगी, मुंह से निकलेगी। मुंह से जब हवा निकलती है तो उन्हें बोलते हैं हम निरनुनासिक। इनके उच्चारण में अनुनासिक जो होते हैं उनमें हवा जो निकलती है वो मुंह और नाक दोनों जगह से हवा निकलती है, राइट। क्लियर है बेटा। तो आप बोल के देख लिए, जैसे आप बोलते अंग, अंग, ये यहाँ है, चंद्र बिंदी लगा हुआ, इन ऐसे अक्षरों को यहाँ, तो इसमें नाक और मुंह दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। किसका, नाक और हिमेश रेशमिया एक तरह से बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाक और मुंह दोनों का सहारा ले सकेगा। अनुनासिक ध्यान रखें तो उसके लिए आपको हिमेश रेशमिया को ध्यान रख लेना है, राइट। चलिए आई होप अब क्लियर हो गया होगा। निरनुनासिक इनको मौखिक भी, क्योंकि हवा जैसे आ बोला, ई स्पष्ट है, केवल मुंह से, नाक से हवा निकली नहीं रही, राइट। जैसे आप बोलेंगे अणा, आणा, ना, मा, या, इनको जब बोलते हैं ये भी क्या है बेटा, ये व्यंजन है। तो व्यंजन में बताएं तो ये भी, इनको बोलने में भी क्या है, हवा आपकी नाक और मुंह दोनों जगह से निकलेगी, लेकिन ये व्यंजन है, मैं व्यंजन में इनको बताऊंगा, राइट। चलिए ये आपके हो गए स्वरों का वर्गीकरण हो गया, राइट। स्वरों के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी कि सभी जो वर्ग होते हैं, स्वर होते हैं, वो सघोष होते हैं। सघोष, सघोष का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरह के, एक होता है सघोष वर्ण और कुछ होते हैं अघोष वर्ण। मतलब सघोष वो होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है बोलने में, ठीक है। और अघोष वो होते हैं जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अघोष, राइट। समझ गए इस बात को।
तो हमारे जो स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर किस में आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। जैसे आप बोलते हो तो उनमें थोड़ा सा आपको दम लग दे, आ ई, तो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, तो कंपन होगा आपकी स्वर तंत्रियों में, राइट। चलिए आइए, चलिए अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन की बात करें हम तो व्यंजनों की जो संख्या है वो 39 है, राइट। यदि 39 व्यंजन है, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 35 मानी जाती है। यदि इनमें से हम 39 में से 4 संयुक्त व्यंजन को हटा दें, कभी कभी क्या होता है कि इनकी संख्या कुछ बुक्स में आपको 33 भी मिल जाएगी, इस पे ज़्यादा नहीं जाना है। उसमें क्या है कि वो द्विगुण व्यंजन को भी अलग कर देते हैं, या द्विगुण व्यंजन और घटा दोगे इसमें से 35 में से, तो उनकी संख्या 33 हो जाएगी, राइट। तो ध्यान रखिए, आप समझिए। तो व्यंजनों का टाइप आप देखिए बेटा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आइए समझते हैं। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको। इनकी संख्या 25 होती है, क्योंकि इसमें 5/5 का वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, 5/5 का क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, राइट। 5/5 का वर्ग बनने पर, क्लियर है बेटा। इस तरीके से बन जाएगा, मैं आगे इनको अलग से पढ़ाऊंगा। अभी इनकी संख्या कितनी है, ध्यान रखें। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, इसको दिमाग में रखें। होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या बच्चे 4 होती है। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, य, र, ल, व। य, र, ल, व। देखिए ये चारों के चारों बच्चे कैसे हैं, सघोष हैं। सघोष मैंने बताया, सघोष क्या होता है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी जिनमें उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी हवा जो है रगड़ करते हुए बाहर को निकलती है, कंपन कर। य, तो यह बोलने में क्या है, गले में एक कंपन सा उत्पन्न होगा। र, ल, व बोलने पर क्या कंपन हो रहा है, राइट, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए इनको सघोष बोलते हैं। और अल्प प्राण क्यों है, क्योंकि यह बोलने पर हवा, देखिए एक वर्गीकरण और होता है व्यंजनों का, अल्प प्राण और महाप्राण। समझिए, अल्प प्राण में क्या है बेटा कि हवा आपकी कम निकलेगी बाहर, महाप्राण में हवा अधिक बाहर निकलेगी जब उच्चारण करोगे। बस सघोष में क्या हो, सघोष और अघोष भी है एक प्रकार, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है और एक नहीं समझना है। अघोष सघोष में क्या होता है बच्चे, सघोष जो होगा तो जब आप उनका उच्चारण करोगे तो उनके साथ जो कंपन होगा स्वर तंत्रियों में वो अधिक होगा, कंपन होगा स्वर तंत्रियों में। और अल्प प्राण का मतलब है हवा कम बाहर निकलेगी, राइट। अघोष का मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, मतलब आप उसको आसानी से बोल सकते हो, राइट। और महाप्राण का मतलब होता है हवा गले से बाहर अधिक निकलेगी, राइट, समझ गए। अल्प प्राण महाप्राण का मतलब, प्राण का मतलब वायु होता है, वायु जो होती है हमें प्राणदायिनी होती है, इसलिए इसको समझ लें। अल्प प्राण मतलब कम हवा और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा निकलेगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए य, र, ल, व, इनके बारे में आपको समझना है। इनका जो उच्चारण स्थान, और देखिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उच्चारण कहाँ से, तालु से होता है या का। रा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल या मसूड़ा, ला का भी यही है, और वा का है दंतोष्ठ, राइट। तो आप ध्यान रखें, या का जो उच्चारण स्थान है तालु है, रा और ला का दोनों का सेम है, दंतमूल दंतमूल या मसूड़ा एक ही बात है। और वा का इसको वर्तस्य भी बोलते हैं बेटा, वर्तस्य लिखा आ जाए तो भी आपको क्या करना है, वर्तस्य, ठीक है, तब भी यही है। वर्तस्य का मतलब ही क्या होता है, दंतमूल या मसूड़ा, राइट। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ताम दो, क्या दो, ताम दो, ध्यान रखना। तो ता से हो गया बेटा तालु, या और रा और ला को एक मान लो तो मुंह, ये क्या होगा, मसूड़ा यानी दंतमूल, और दो का मतलब हो गया दंतोष्ठ, ताम दो दंतोष्ठ, ठीक है बच्चे। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा इसमें से बेटा या और वा होते हैं, इनको अर्धस्वर बोला जाता है, ध्यान रखें, ये भी पूछ लेता है। रा को लुंठित स्वर, लुंठित क्यों बोला जाता है, जब आप रा बोलोगे तो जीभ एकदम से नीचे से ऊपर उठेगी और तालू से लगेगी और फिर आगे निकल जाएगी, इसलिए इनको लुढ़कते हुए, जीभ लुढ़कते हुए बाहर आती है, इसलिए इसको लुंठित उच्चारण करके आप देख लीजिए इसका, राइट। ला को हम बोलते हैं पार्श्विक, क्या बोलते हैं हम, पार्श्विक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप ला बोलते हो तो जीभ के दोनों बगल से हवा निकलती है, बोल के देखिए ला, तो जीभ के दोनों साइड होते, पार्श्व का मतलब होता है बगल से हवा निकलती है, इसको
पार्श्विक बोलते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। और य व को अर्धस्वर भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी बात बेटा इसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एग्जाम में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन। अब ये ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी का व्यंजन क्या है बेटा? यानी ये भी, इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन? ऊष्म संघर्षी मतलब जिनके उच्चारण करने में ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है मुख के अंदर, इसलिए इनको रगड़ खाते हुए संघर्षी बोलते हैं। कौन से हैं? श, श, श और हा। ये क्या है? ऊष्म संघर्षी। हमेशा पूछे जाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं? तो ये इनकी संख्या कितनी है? 4 है। श, 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 हा। राइट बच्चे? तो इसका आप देख लीजिए, इनका उच्चारण भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो श का जो उच्चारण है, शीटी वाला श, शल्यम वाला श, इसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है? और ये वाला जो षटकोण वाला श है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा। राइट? और स सेब वाला सा है, इसका स्थान दंत मूल से होता है, मसूड़े से होता है। और हा का स्थान कहाँ से होता है? कंठ यानी गले से होता है। समझ रहे हैं इस बात को? श बोलेंगे तो उसका स्थान, मूर्धा का मतलब होता है ऊपर का जो बीच वाला जो भाग होता है, ऊपर के हिस्से का मूर्धा होती है। ठीक है? और श शीटी वाला शाह जो है, इसका तालु से श बोलिए तो इसमें तालु का प्रयोग होगा। राइट? और स है ये वाला सेब वाला सा है, इसका दंतमूल से होगा, हा कंठ से। इसको ध्यान रखें। इसको बेटा कैसे आप याद रख सकते हैं? मैंने जो याद करके रखा है इसको ध्यान रखें। तामुदक, क्या रखना है आपको? तामुदक। तो श है इनको, क्योंकि बेटा ये एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इसको याद रख लो। तालु, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत, दंतमूल या मसूड़ा, और क से कंठ। तो तामुदक, इसका मैंने याद करवाया तुमको, तादमो, तादमो और तामुदक। तो इसका आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो 3 हैं, श श श, तीनों जो सा हैं, ये हैं बेटा अघोष। और कैसे हैं? महाप्राण हैं। कैसे हैं? अघोष क्यों है? क्योंकि इनको उच्चारण करने में कंपन नहीं होता। बोल के देखिए, श श श। महाप्राण है श, क्योंकि जो हवा है वो अधिक बाहर निकलती है, इसलिए इसको हम महाप्राण बोलते हैं। राइट? जो ह है वो कैसा है आपका? ह किस कैटेगरी? सघोष की कैटेगरी में आता है। ह किस कैटेगरी में आता है? सघोष की कैटेगरी में आता है। और ये भी कैसा है? महाप्राण है। ध्यान रखिए, बाकी 3 अघोष है। ह, क्योंकि ह बोलते हो तो स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 ही है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। राइट? ये संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। राइट? ये है। तो छ है, त्र, ज्ञ और श्र। बेटा इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा, छ है वो किससे किससे मिलकर के बना है? तो क प्लस श से। यानी इसका वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान आएगा, क के बाद बोला जाएगा ये, क प्लस श से। त्र है, ये एग्जाम में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। त्र किससे मिला है? वो त प्लस र से मिलकर के, ज्ञ ज प्लस य से मिलकर के बनाया, श्र श प्लस र से मिलकर के। इसको बेटा दिमाग में रख लें अच्छे से। चलिए ये बेटा हो गए हमारे व्यंजन का प्रकार हो गया। क्या हो गया? ये व्यंजन का प्रकार हो गया। अब हमको इसमें अंतस्थ स्पर्शी जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म संघर्षी की 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अब हमको अलग, मैंने इसके बारे में अच्छा अलग से ये 2 व्यंजन है, इनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण ड, ठीक है? इनको हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। देखो एक तो होता है ड और एक होता है ड़, ड़, ठीक है? इसके नीचे बिंदी होती है। एक होता है ढ और एक होता है ढ, ठीक है? इसके जब बिंदी है तो ढ, राइट? जोर लगा के द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए बेटा जब आप लिखते हो ना, क्या लिखते हो? आप लिखोगे सड़क, तो ये इसके अंदर आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। इससे कभी भी कोई शब्द है वो इनसे स्टार्ट नहीं होगा, ये शब्द के बीच में कहीं प्रयोग होंगे। ठीक है? सड़क, जैसे आपने लिख दिया पढ़ना, तो इसके अंदर ये वाला आता है, इसकी बिंदी रहती है नीचे। ठीक है? जैसे आपको लिखना है ढोलक, तो आपको बिंदी नहीं लगानी है क्योंकि ये स्टार्टिंग में। तो ये दोनों जब स्टार्टिंग में, कुछ बात भी होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, तो इनके साथ में नीचे से नुक्ता नहीं लगता है, इनके साथ में बिंदी नहीं लगती है। राइट? बीच में प्रयोग होंगे तो बिंदी लगेगी, इस बात को ध्यान रखें।
राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं बेटा, एग्जाम में पूछ लेगा। ओके, मैंने बता दिया एग्जाम्पल, जैसे सड़क लिख रहे हो तो बिंदी आएगी, पढ़ना, लड़ना, लड़ना, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आप पेड़, पेड़ लिखोगे तो इसके नीचे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसको हमें स्पर्शी जो व्यंजन है इसको हमें पढ़ना है डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, राइट। किस में पढ़ना है, इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, तो डिटेल्स में कैसे पढ़ेंगे, देखिए जो स्पर्शी व्यंजन है आप देख रहे हैं, इसको वर्ग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इनको कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो एक है कंठ वर्ग, यानी कंठ से जिनका उच्चारण, तालव्य, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ, ठीक है बेटा। तो इनका ये उच्चारण है। तो कंठ वर्ग में कौन से, क ख ग घ आते हैं, यहाँ आते हैं। तालव्य में कौन से आते हैं, च छ ज झ, यहाँ 5 आते हैं। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ और ढ आते हैं। अब यहीं पर बेटा इसी से का द्विगुण व्यंजन क्या बनता है, एक ये वाला आ जाता है और एक इसका नीचे आप बिंदी लगा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं को हम द्विगुण बोलते हैं, राइट। इनके 2 गुण होते हैं इसलिए द्विगुण बोला जाता है, एक बिंदी के साथ बिना बिंदी के। दंत में ता था दा धा ना, ओष्ठ में प फ ब भ मा आ जाते। इसको बेटा अच्छे से ध्यान रख लो, इससे आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, अच्छे से ध्यान रखें। यानी बेटा कंठ तालव्य, तो कैसे ध्यान रखोगे इसको, कता मुदो, क्या बेटा, कता मुदो, ध्यान रखो, इसको ध्यान रख लो, ऐसे कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। क से कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओ में जो आ रहा है बेटा इसका मतलब हो गया ओष्ठ। तो आपको वर्ग याद हो गए, 5 के 5, कौन से 5 वर्ग हो गए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कथा मुदो, कथा मुदो, कथा मुदो, इसको ध्यान रख लीजिए, राइट। चलिए अब इसमें आपको पता चल गया कौन से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके 2 कैटेगरी, व्यंजन का मैंने बताया था बेटा कि व्यंजन कैसे अघोष भी होते हैं और सघोष भी। अघोष कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो अघोष होते हैं, और सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के पहले 2 हैं, पहला और दूसरा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ही तो है ये, वो क्या होते हैं बेटा, अघोष होते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है, सघोष। एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तीसरा और चौथा, 5वां कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। क्लियर है बेटे, ओके। नेक्स्ट समझेंगे, ये अल्प प्राण और महाप्राण दिए हुए हैं, आपको समझना है। फिर अल्प प्राण, महाप्राण, फिर ये हैं नासिक, इनको अनुनासिक भी बोलते हैं, मैंने बताया था। यानी तो आप देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण अल्टरनेटिव, चौथा महाप्राण, और 5वां जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो क्या होता है, अनुनासिक या नासिक। मतलब इनके उच्चारण में बच्चे आपको मुख और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यह बोलना पड़ रहा है, अणा, न, म, तो इसमें नाक और मुंह दोनों, इसलिए इनको नासिक। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर कैसा है, अनुनासिक है, यानी नासिक है। और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, अल्टरनेट, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, अघोष होता है। ये व्यंजन में बात हो रही है बेटा, किसमें हो रही है, ये स्पर्शी व्यंजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और तीसरा, चौथा और 5वां किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है, राइट। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी बस। अच्छा, वर्ग कैसे बेटा ध्यान रखोगे, एक तो आपने वर्ग को मैंने उच्चारण का जो स्थान है उनका कैसे ध्यान रखोगे, कतामुदो से ध्यान रख लोगे आप, ठीक है। और वर्ग कैसे, इनका क्रम कैसे ध्यान रखना है, कचट तप, कैसे, कचट तप, लोजी हो गया याद, कचट तप। क वर्ग का आगे क ख ग घ ण, च वर्ग का च छ ज झ य टक ट ठ ड ढ ण, त थ द ध और न, पा का प फ ब भ म, इसे कचट तप 5 हो गए। तो 5वां ही 5 का चूंकि ये वर्ग बन जाता है बेटा, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25, राइट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, राइट। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, यदि आप फिर भी नहीं समझ पाए हों तो मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, कमेंट में आपको बता दूंगा, राइट। तो ये हमने हिंदी का जो वर्णमाला चैप्टर है बच्चे, वो हमने इसको समाप्त कर लिया है अच्छे से।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में कोई हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और इसको जो भी बच्चे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में इस बात को शेयर भी कर सकते हैं। आप शेयर करने में कोई नुकसान नहीं होता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राइट, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।